नमस्कार, सुबह के 9 बज गए हैं। हाजिर हैं हम सुबह 9 बजे लेकर। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग के बिहार दौरे का दूसरा दिन। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक में उठा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का मुद्दा। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने का दिया भरोसा। उर्दू शायर मुनव्वर राणा के साथ तेलुगु लेखिका कात्यायनी विदाही ने भी किया साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान। ब्रिटेन के लेखक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रखने की मांग। जजों की नियुक्ति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वित्त मंत्री ने उठाए सवाल। कहा, कोर्ट ने की संवैधानिक संरचना की अनदेखी, कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। मध्य एशियाई और थारू समुदायों की मांगों पर गौर करने और संविधान में जरूरी बदलाव की कही बात। राजकोट वनडे में दक्षिण अफ्रीका से हारा भारत। डेनमार्क ओपन खिताब से चूकी पीवी सिंधु। जोहोर कप के फाइनल में ब्रिटेन के हाथों शिकस्त। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग की टीम आज मुजफ्फरपुर का दौरा करने वाली है। इस दौर में चुनाव आयोग की टीम बिहार विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा दिलाया। बैठक में राजनीतिक दलों ने भी सुझाव रखे। पार्टियों ने दशहरा और दुर्गा पूजा के दौरान सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की अपील की है। बीजेपी ने चुनाव मतदान केंद्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर जोर दिया। वहीं जेडीयू ने राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों को परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया। एनसीपी ने आपत्तिजनक बयानों पर फौरी रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के गृह सचिव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के साथ मतदान के दौरान सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही आयकर और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में चुनाव के दौरान जब्त किए गए काले धन पर भी चर्चा की। बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर में 9 जिले मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के इस चरण के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी। 15 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। 5 नवंबर को 5वें दौर की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर मतदान का काम पूरा हो जाएगा और 8 नवंबर को मतगणना होगी और सभी सीटों के नतीजे हमारे सामने होंगे। अगले चरणों के चुनाव प्रचार को लेकर कल पटना में एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए घटक दलों के नेता मौजूद थे। बैठक में प्रचार की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तय किया गया कि एनडीए के नेता विकास का मुद्दा लेकर ही जनता के सामने जाएंगे। बैठक खत्म होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ये लोग जो है, जो ठगबंधन है, जो लठबंधन चल रहा है, ये लोग जो है माहिर हैं जो है गलत र्यूमर फैलाने में। एनडीए और महागठबंधन दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि महागठबंधन सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि जेडीयू कभी भी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है और ना ही उसे कभी भारी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार को सलाह देने के बजाय अपनी पार्टी और काम पर ध्यान देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रचार से वो घबरा गए हैं। सिर्फ लालू जी कभी तावीज दिखाते हैं, कभी जादू टोना की बात करते हैं
कभी कहते हैं कबूतर की हत्या कर देंगे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए अब बिहार में जंगल राज नहीं आने देगी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता उन दिनों को भूल नहीं पाई है जब बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पाटलिपुत्र में एक रैली में एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पार्टी में जगह दी जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए के सवाल का एक बार जवाब देते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बिहार में आकर कहते हैं कि डीएनए में गड़बड़ी है। बीजेपी में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को जगह दी जा रही है। ये किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, बीजेपी का हाल। बीजेपी ने बिहार में जंगल राज के मुद्दे पर एक बार फिर जोर देते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा है। पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करीब 23 साल पुरानी चिट्ठी को सार्वजनिक करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि इस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और नौकरियों में एक जाति विशेष के लोगों को प्राथमिकता दिए जाने का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस खत को विज्ञापन के तौर पर भी सूबे के प्रमुख अखबारों में छपवाया है। और हमारे साथ पटना से जुड़े हैं हमारे संवाददाता शिशिर चौबे, उनका हम रुख करते हैं। शिशिर, आज दूसरा दिन है चुनाव आयोग के दौरे का। समझना चाहेंगे कि पहले दो दौर में तो नक्सली इलाके, अति संवेदनशील बूथ बड़ी चुनौती थे, अब आयोग के सामने क्या बड़ी चुनौती है? शिशिर, आवाज आ रही है आप तक? शिशिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के दौरे का दूसरा दिन है। तमाम हलचलें, तमाम सरगर्मियां जारी हैं। अमित शाह ने भी कल एनडीए की बैठक ली है। तमाम बड़े नेता शामिल हुए और अगले जो 3 चरण हैं उनकी तैयारियों को लेकर बातचीत की गई है। पटना से संवाददाता शिशिर चौबे से ज्यादा हलचलों पर बात करेंगे जो चल रही हैं बिहार में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पटना सिटी के दीदारगंज में लालू यादव की एक सभा में नाराज आरजेडी कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। ये कार्यकर्ता इतना नाराज हो गया था कि लालू प्रसाद के सामने ही शर्ट उतारकर हवा में लहराने लगा। बताया ये जा रहा है कि मंच पर जगह नहीं मिलने से ये कार्यकर्ता नाराज हो गया। हालांकि बाद में बीच बचाव करने पर मामला शांत हो गया। इस रैली में लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए। तो लालू प्रसाद की रैलियों में हमें तमाम अजीबोगरीब वाक्य सामने आते हैं। ये एक वाक्य उनकी रैली के दौरान और सामने आए। कार्यकर्ता नाराज हो गया और आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि इस कार्यकर्ता ने अपनी नाराजगी किस तरह से जाहिर की है। आइए कुछ और सरगर्मियों पर बात करते हैं। शिशिर चौबे हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हैं। आज अहम दिन है, चुनाव आयोग के दौरे का दूसरा दिन है। मुजफ्फरपुर का दौरा करने वाली है चुनाव आयोग की टीम। किस तरह की चुनौतियां अगले 3 दौर के लिए हैं आयोग के सामने? देखिए, जिस तरीके से चुनाव पिछले 2 चरण के हुए हैं उससे चुनाव आयोग ने साबित किया है कि वो पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव और लोगों को एक सहूलियत, जो कि बिहार का चुनाव आपने, जैसा कि हमने राज्यसभा टीवी पे दिखाया भी था कि किस तरीके से महिलाएं आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। एक आदर्श बूथ किस तरीके का बनाया गया और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है बिहार के चुनाव से। और बिहार का चुनाव प्रीति वैसे भी बहुत अनूठा माना जा रहा है, प्रयोग के हिसाब से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। हालांकि चुनाव आयोग की टीम मुजफ्फरपुर का दौरा कर रही है और जो पूरा का पूरा इलाका है वहां एक सघन जांच के तहत देख रहे हैं कि हम जो चुनाव की प्रक्रिया है वो, और इस बीच में गैप भी है, तो उसको लेकर वो किसी भी तरीके की कोताही न हो और जितने 2 चरणों के चुनाव जिस तरीके से हुए हैं
उसी तरीके से उससे बेहतर तरीके से अगले चरण के चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग हर जगह की दौरा कर रही है। और चूंकि 50 सीटों पर अब मतदान होना है, ये 2 चरणों में जो मतदान हुए थे 49 और 32 सीटों पर हुए थे, अगले चरण में 50 है, उसके बाद ये सीटें बढ़ती जा रही हैं। तो चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकाला जाए। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि एक बोर्ड लगाया गया है और उस बोर्ड पे साफ तौर पे लिखा गया है कि लोकतंत्र की यही मांग 28 अक्टूबर को अवश्य करें मतदान। मतलब कि जो बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए जो कोशिशें की गई हैं, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा ये प्रकाशन जो है जनहित में जारी किया गया है कि लोग बाहर निकलें, अपने मत का प्रयोग करें। और इसके लिए चुनाव आयोग खासी कोशिश कर रही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए और लोगों को बताया जाए कि ये मतदान आपका अधिकार है और आप एक बेहतर सरकार अपने लिए चुन सकते हैं। इसी कवायद में चुनाव आयोग के जो टीम है वो हर जगह का दौरा कर रही है चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, यानी चुनाव आयोग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और घरों से बाहर निकलें, इसे लेकर और जागरूकता कैसे फैलाई जाए और साथ ही जो तमाम और सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियां हैं उनका जायजा आयोग की टीम ले रही है। आज दूसरा दिन है। इसके अलावा अगर बात करें, राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर भी जारी है, प्रचार में ने भी काफी तेजी पकड़ ली है। खासतौर से अगर बीजेपी की बैठक की बात करें, अमित शाह ने जिस तरह से नेताओं को बुलाया, माना जाए रणनीति बदली जा रही है और खासतौर से नेताओं की क्लास ली गई है, क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जो बिहार चुनाव के 2 चरण के मतदान हुए हैं, उसके बाद बीजेपी को अपनी रणनीति में तब्दीली करनी पड़ रही है। पहले चरण के मतदान के बाद ही जो बिहार में पोस्टर लगाए गए थे, जितने भी पोस्टर लगाए गए थे, उसमें मुख्य तौर पे अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें होती थी और जो छोटी छोटी तस्वीरें होती थी, जो रथ बनाए गए थे बिहार में घूमने के लिए बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा, उस पर छोटी छोटी तस्वीरें प्रदेश के नेताओं को उस पर जगह दी गई थी। लेकिन अब पटना में भी कई चौक चौराहों पर बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं, वादों के साथ लगाए जा रहे हैं। और जो नीतीश कुमार के जो पोस्टर लगे थे, नीतीश का निश्चय, हाँ शिशिर, मैं थोड़ा सा ये पोस्टर से अलग बात समझना चाह रही हूँ कि ये जो अमित शाह ने बैठक ली है, मैं खास तौर से विवादित बोल को लेकर जिस तरह से बैकफुट पर बीजेपी आई है, क्या उसे लेकर पेच कसे गए हैं, उसे लेकर नसीहत दी गई है इस बैठक में? निश्चित तौर पर प्रीति, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है, और वो चाहे बीप कांड का मामला हो या फिर अगड़ा पिछड़ा का मामला हो या फिर मुख्यमंत्री के चुनाव का मामला हो, इन सारी चीजों को लेकर जो स्थिति बनी है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक घबराहट दिख रही है। शायद इसीलिए सारे नेताओं को तलब किया गया और तलब करके ये कहा गया है कि कम से कम ऐसे बयानों से बचें जो कि बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्ट्रैटेजी यानी बीजेपी बदलने की कोशिश कर रही है अगले 3 चरणों के लिए। शिशिर, जल्दी से अगर आप एक बात कंफर्म कर सकें हमें, क्या आपके सूत्र बता रहे हैं क्या अमित शाह आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं? निश्चित तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तुरंत होने वाली है। सारे नेता वहां मौजूद हो रहे हैं, एनडीए के सभी नेता मौजूद हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पटना में किया जाना है, जिसके लिए सभी लोग पहुंच भी रहे हैं। और कल रात को देर रात तक बैठक चली थी नेताओं के साथ। काफी चिंतन मनन के बाद रात को ये निर्णय हुआ था कि अमित शाह खुद सामने आएंगे, मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी देंगे। जी बिल्कुल शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो अमित शाह थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और एनडीए के तमाम बड़े चेहरे भी शामिल होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये अपडेट भी हमें शिशिर चौबे ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की 1/3 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। अब तक 81 सीटों पर पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़े मत प्रतिशत को अपने पक्ष में बताने की होड़ लग गई है। एनडीए से सत्ता में बदलाव की लहर बता रही है, तो महागठबंधन का कहना है कि नीतीश सरकार के काम से उत्साहित लोगों ने मत प्रतिशत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार में पहले और दूसरे दौर के चुनाव में मतदाता उमड़ पड़े। उत्साह का आलम यह था कि पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पहले चरण में 2010 की तुलना में करीब 4% और दूसरे चरण में 3% ज्यादा वोट पड़े। खास बात ये रही कि महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मतदाता किसके लिए निकले। महागठबंधन कह रहा है कि दलित, पिछड़ों और सवर्ण गरीबों की गोलबंदी की वजह से मत प्रतिशत बढ़ा। महागठबंधन बहुत निर्णायक बहुमत के साथ वापस आ रहा है। बीते 20 वर्षों में
मैंने कम से कम दलितों, पिछड़ों, सवर्ण गरीबों की ऐसी गोलबंदी कभी नहीं देखी और वो प्रथम चरण में परिलक्षित हुआ। द्वितीय चरण में और भी बेहतर ढंग से सामने आया। जो प्रथम चरण का ट्रेंड है वो दूसरे चरण में और गहराता जा रहा है महागठबंधन के। जबकि बीजेपी का कहना है कि लोगों ने सत्ता में बदलाव के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया है। एनडीए ने विरोधी गठबंधन पर भारी बढ़त हासिल की है। बिहार की जनता की जो व्याकुलता है इस सरकार को अविलंब सत्ता से हटाने का, उस व्याकुलता ने ही इस मत प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया है। जानकारों की माने तो एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जोरदार प्रचार ने लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों ही तरफ से व्यक्तित्व की मुखरता और उसका आकर्षण लोगों के बीच, इसने काफी लोगों को एग्रेसिव तरीके से वोट करने को प्रोत्साहित किया है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन वास्तविक निष्कर्ष के लिए तो फिलहाल 8 नवंबर तक नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरें। लेखकों और साहित्यकारों की तरफ से पुरस्कार लौटाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को उर्दू कवि मुनव्वर राणा और तेलुगु लेखक कात्यायनी विद्यावाहो ने बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखकों के संगठनों ने भी भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले पर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि पुरस्कार लौटाने से देश की छवि पर असर पड़ रहा है। कन्नड़ लेखक कलबुर्गी की हत्या और दादरी घटना के बाद से पुरस्कार लौटाने वालों में रविवार को 2 और नाम जुड़ गए। उर्दू के जाने माने शायर मुनव्वर राणा ने एक टीवी शो के दौरान 2014 में मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1 लाख रुपए की राशि को लौटाने का ऐलान कर दिया। जब पूरे मुल्क में इस तरह से खौफ का माहौल बन जाए और हुकूमत नहीं जागे, तो इसका मतलब है कि आप हिंदुस्तान को छोटा करने पर आमादा हैं। हम हिंदुस्तान को बड़ा देखना चाहते हैं। हमने यही कहा कि हम तो मरते वक्त वही हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जो आज़ादी से पहले था। इसके अलावा तेलुगु लेखक और प्रोफेसर कात्यायनी विद्यावाहे ने 2013 में मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार को लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने देश में बढ़ती असहिष्णुता को इसके लिए जिम्मेदार बताया। इस बीच केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग को छोटी मोटी घटनाओं के सामान्यीकरण से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की छवि खराब हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और साहित्यकारों ने भी अब इन साहित्यकारों के पक्ष में आवाज बुलंद की है। लेखकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन पेन इंटरनेशनल की ओर से कल कनाडा में साहित्य सम्मेलन के दौरान बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि भारत सरकार को लेखकों और साहित्यकारों को बेहतर सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। ब्रिटेन के नारीवादी लेखकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और साहित्यकारों और लेखकों की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन किया है। साहित्य अकादमी के साथ पद्मश्री जैसे पुरस्कार भी लेखकों ने लौटाए हैं, लेकिन नयनतारा सहगल से शुरू हुए इस सिलसिले के बाद से ये संख्या अब 35 के पार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विवादास्पद बयान देने वाले पार्टी नेताओं को तलब करके फटकार लगाई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सभी नेताओं को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो ऐसे बयान ना दें जिससे अनावश्यक विवाद खड़ा हो, साथ ही सरकार के विकास के एजेंडा पटरी से उतर जाए। कांग्रेस ने इसे महज दिखावा करार दिया है। पार्टी नेताओं के विवादास्पद बयानों से नाराज बीजेपी ने सख्त लहजे में नेताओं को चुप रहने की नसीहत दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान, सांसद साक्षी महराज और विधायक संगीत सोम को तलब कर दोबारा इस तरह के बयान नहीं देने की चेतावनी दी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बयानों से बेहद नाराज हैं। हालांकि मुलाकात के बाद इन नेताओं ने कहा कि बैठक में पार्टी से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। ये नहीं कहा गया कि जो बयान आप लोग देते आ रहे हैं ऐसे बयान ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए। लोग क्यों आए थे जिन्होंने दादरी इंसिडेंट पे कोई बयानबाजी? अब उनका तो उनसे पूछिए। मैंने तो पहले से एप्लीकेशन दे रखी थी मिलने के लिए। उधर कांग्रेस ने इसे महज औपचारिकता और दिखावा बताते हुए खारिज कर दिया है। एक बात हम आदरणीय अमित शाह और भाजपा को जरूर कहना चाहेंगे कि दिखावा और छलावा, ढोंग और स्वांग, ये कभी भी सार्वजनिक जीवन में सच्चाई
और क्रियात्मक कार्यवाही उसका बदल नहीं हो सकते। हाल की घटनाओं पर बीजेपी के कुछ नेताओं के विवादास्पद बयानों के कारण पार्टी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को नजरअंदाज किया है। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय बताया, लेकिन कांग्रेस ने वित्त मंत्री की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के तर्कों को त्रुटिपूर्ण करार दिया। फेसबुक पोस्ट में वित्त मंत्री ने लिखा कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों की निरंकुशता नहीं चल सकती जो चुनकर नहीं आए हैं। अगर चुनकर आए गए लोगों को कमजोर किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का बुनियादी ढांचा है और इसका संरक्षण भी जरूरी है, मगर इस फैसले में संविधान के बुनियादी ढांचे के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। इनमें सबसे अहम पहलू है संसदीय लोकतंत्र। उन्होंने आगे लिखा कि न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए संसदीय संप्रभुता को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की राय को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जेटली की टिप्पणी स्वायत्त संस्थाओं के बारे में मोदी सरकार की असहनशीलता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि संख्या का घमंड अक्सर चुनी हुई सरकारों को तानाशाह बना देता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अदालत का सम्मान करने का तरीका नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर या सवा साल के अंदर कटु अनुभव रहा है जब संस्थाओं की स्वाधीनता पर आघात पहुंचा है और उसके साथ साथ जो संवैधानिक सुरक्षा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स थे, उसको भी ये सरकार कमजोर कर रही है, खत्म करना चाहती है। वित्त मंत्री जेटली की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद आई है जिसमें न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। संशोधन के जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मंत्रालयों को एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आंतरिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचना चाहिए। कल एम्स के 43वें दीक्षांत समारोह में जेटली ने कहा कि किसी भी संस्था की प्रगति को उसके पेशेवर लोगों पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एम्स के विस्तार में भूमि की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में और ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाने की जरूरत है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। नड्डा ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए पहले चरण में 58 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। One mistake or an error which ministries normally make is to get over involved in aims, and I think this has led to several problems and crises in the past. The Ministry of Health has a great supporting role to play, and as a supporting role to play, it has to support and encourage the institution while not getting into the micromanagement. केंद्र सरकार ने दालों की जमाखोरी रोकने और उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयातकों, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण लाइसेंस धारकों और बड़े खुदरा स्टोर में दालों के भंडारण को सीमित कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार को जमाखोरी विरोधी कार्रवाई तेज करने और कारोबारियों की जा रही कालेबाजारी और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने का निर्देश दिया गया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी केंद्रीय आदेश में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है। शताब्दी, राजधानी जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियों में बोतलबंद घटिया पानी की आपूर्ति के मामले में सीबीआई ने कल रेलवे के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई के मुताबिक भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी संदीप सिलास और एमएस चलिया की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि निजी केटरिंग कंपनियों के जरिए रेलगाड़ियों में रेल नीर की जगह घटिया पानी की आपूर्ति की गई। इसमें रेलवे अधिकारी के बेटे की कंपनी के जरिए रिश्वत लेने का खुलासा हुआ है। मामला सामने आने पर सीबीआई ने शुक्रवार को चलिया, सिलास और 7 निजी कंपनियों के खिलाफ
भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अलग अलग प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया था। दिल्ली और नोएडा में कई जगह हुई छापेमारी में करोड़ों रुपए भी बरामद हुए थे। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है। इससे पहले दिल्ली में बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं के बाद उपजे रोष के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। उन्होंने महिला सुरक्षा के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इन घटनाओं पर संज्ञान लेना चाहिए। नेपाल सरकार ने मधेशी और थारू समुदाय की मांगों पर गौर करने की बात कही है। सरकार इसके लिए संविधान में जरूरी बदलाव पर भी विचार कर रही है। भारत दौरे पर आए नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात में ये बात कही। 3 दिन के भारत दौरे पर आए नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से रविवार को मिले। कमल थापा के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। मधेशी संकट के समाधान की जिम्मेदारी उठा रहे नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं पर गौर करने और भारत की तरफ से नेपाल भेजे जाने वाले जरूरी सामानों की आपूर्ति बहाल करने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने मुलाकात को सकारात्मक बताया। नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश सचिव एस जयशंकर से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और मधेशी आंदोलन से निपटने में उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी दी। कमल थापा ने बताया कि नेपाल सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। उन्होंने काठमांडू में संयुक्त मधेशी फ्रंट के नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों की रविवार को हुई बैठक के बारे में भी बताया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में कदम उठाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वियना में जुलाई में हुए समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलने के 90 दिनों बाद ये आदेश जारी किए। ये समझौता तेहरान और 6 विश्व शक्तियों के बीच हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अनुरूप था। ओबामा ने कहा कि ईरान ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर अपना वादा पूरा किया है। भारत को राजकोट में खेले गए वनडे में एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका से मिले 271 रनों के लक्ष्य के जवाब में 50 ओवर में 6 विकेट पर 252 रन ही टीम इंडिया बना सकी। Well, I think losing the toss to start off, because you can't really bank on toss, but at the same time they batted when the wicket was at its best. It was coming on nicely, and they also found it slightly difficult, in the last 10 overs to score runs, and that's a big sign of the wicket slowing up. So I felt it kept slowing up as the game progressed and made it more difficult for the batters. और खेल प्रेमियों को बैडमिंटन जगत से भी अच्छी खबर नहीं मिली। पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन के फाइनल में हार गईं। उन्हें चीन की ली ज्यूरी ने 21-19, 21-12 से हराया। ली ज्यूरी पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं और मौजूदा समय में उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 6 है। पहले गेम में सिंधु ने ज्यूरी के सामने जोरदार दमखम दिखाया, लेकिन दूसरे गेम में वो संघर्ष नहीं कर पाई। ज्यूरी ने यह मुकाबला 47 मिनट में जीत लिया। इस सुपर सीरीज में सिंधु का फाइनल तक का सफर शानदार जरूर रहा है। वहीं भारतीय जूनियर हॉकी टीम को भी 5वें सुल्तान जोहर कप के फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पेनल्टी शूटआउट में 6 प्रयास तक दोनों टीमें 3 दिन से बराबरी पर चल रही थी, लेकिन 7वें प्रयास में भारत गोल करने से चूक गया और ब्रिटेन ने गोल करके खिताब अपने नाम कर लिया। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद मैच परिणाम के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा, जिसमें ब्रिटेन ने बाजी मारी। पिछले 2 बार से लगातार चैंपियन भारतीय टीम की तरफ से फाइनल मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह ने 12वें और गुरजंत सिंह ने 28वें मिनट में एक गोल किया। ब्रिटेन के लिए निर्धारित समय के अंदर इंग्लैंड के कप्तान ड्यूक टेलर ने 5वें मिनट में और जैक टर्नर ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रही, जबकि अर्जेंटीना को हराकर मेजबान मलेशिया ने कांस्य पदक हासिल किया। और खेल की इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग के बिहार दौरे का दूसरा दिन। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक में उठा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का मुद्दा। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने का दिया भरोसा। उर्दू शायर मुनव्वर राणा के साथ तेलुगु लेखिका कात्यायनी विदाही ने भी किया साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान। ब्रिटेन के लेखक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रखने की मांग। जजों की नियुक्ति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वित्त मंत्री ने उठाए सवाल। कहा कोर्ट ने की संवैधानिक संरचना की अनदेखी।
कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। मधेशी और थारू समुदायों की मांगों पर गौर करने और संविधान में जरूरी बदलावों की कही बात। राजकोट वनडे में दक्षिण अफ्रीका से हारा भारत। डेनमार्क ओपन खिताब से चूकी पीवी सिंधु। जोहोर कप के फाइनल में ब्रिटेन के हाथों शिकस्त।